और जेनेटिक्स का चैप्टर शुरू करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। क्लासरूम चेंज हो गया है अभी। कल शायद क्लास ऊपर लगी थी आपकी। हाँ, थोड़ा सा रूम चेंज किया है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन मीन्स जेनेटिक्स। 12th सिलेबस, सेकेंड यूनिट। 12th के साथ तो सबने पढ़ी होगी। सेकेंड यूनिट में हमारे पास में जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन पूरी यूनिट है, जिसमें कुल मिलाकर के 3 चैप्टर्स हैं। जेनेटिक्स के 2 चैप्टर होते हैं। पहला है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एंड नेक्स्ट वन इज द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। एक तीसरा चैप्टर इवोल्यूशन का है। पूरी बायोलॉजी के टोटल 10 यूनिट्स में से 5 11th की होती है और 5 12th की होती है। आपका जो पूरा नीट सिलेबस है वो बायो का 10 यूनिट में डिवाइडेड है, पता है ना। उसमें जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन ये जो यूनिट है, अगर चैप्टर वाइज देखें तो सबसे बड़ी यूनिट मानी जाती है। जितना टाइम इन 2 चैप्टर को पढ़ने में लगता है वो उसमें बहुत सारे चैप्टर दूसरे हो सकते हैं। और स्कोर वाइज, वेटेज वाइज भी सबसे बड़ा पार्ट है। काफ़ी सारी स्कोरिंग पार्ट है। हर बार इन 2 चैप्टर से खूब सारे क्वेश्चन आते हैं। इस बार का भी पेपर तो दिया ही होगा आप लोगों ने, सबने दिया था ना नीट है? बोले याद मत दिलाओ, बस दे दिया था। नहीं, पेपर तो वो याद रखना है। नीट 25 का पेपर तो बहुत चीज़ें सिखा जाता है, इसलिए उसको भूलना नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन फंडामेंटल जेनेटिक्स है, और जो अगला चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वो मॉडर्न जेनेटिक्स होता है। और इसीलिए उस चैप्टर के एंड में ही बायोटेक के पार्ट शुरू हो जाते हैं। और इसीलिए तकाजा यही है कि मॉलिक्यूलर के बाद हम सीधा बायोटेक पढ़ते हैं, थोड़ा कनेक्टेड भी हैं। तो 2 चैप्टर जेनेटिक्स के और 2 चैप्टर छोटे छोटे बायोटेक के। इसमें इस तरह से 4 चैप्टर का ये पूरा जेनेटिक्स एंड बायोटेक का एक कॉम्बो होता है। और इसमें अगर क्वेश्चन वाइज देखें तो एवरी ईयर द क्वेश्चन रेंजेस बिटवीन 20 to 25। ठीक है, जब 100 क्वेश्चन आते थे तब करीब 23, 24, 25 क्वेश्चन होते थे। और जब इस बार 90 क्वेश्चन आए हैं तो भी आई थिंक 21 और 22 समथिंग क्वेश्चन आर देयर। मोर देन 20 क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेंगे इन 4 चैप्टर से। आप उसको परसेंटेज वाइज गिने, कैसे भी गिन लें, इज नियर अबाउट 25%। और इस वजह से इस यूनिट को या इन चारों चैप्टर को न केवल पढ़ना बल्कि लगातार साल भर रिवाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी स्कोरिंग पार्ट है। और कोविड के पहले के अगर टाइम की बात करें तो इन जेनेटिक्स का तो पुराना रिकॉर्ड रहा है कि जब जब भी कई बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं जो बने ही नहीं लोगों से। मतलब इसमें हम अगर टफ लेवल पर जाएं तो फिर तो बहुत कुछ किया जा सकता है जो आपने सुना भी नहीं होगा। वैसे पिछले कुछ सालों से तो इतने मुश्किल सवाल आ नहीं रहे हैं। इस बार जरूर एक क्वेश्चन आया था पेडिग्री वाला। दैट वाज नॉट डिफिकल्ट एक्चुअली, बट इट वाज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग। आपने देखा होगा लास्ट तक भी इसके 2 आंसर देते जाते रहे, कोई 1/4 बोलता रहा, कोई 1/2। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन। बट इस तरह की चीज़ें पहले भी होती रही हैं। एंड दिस ईयर पेपर नीट 25 कम से कम कुछ चीज़ें ज़रूर हमें इंडिकेट करता है कि इस बार तैयारी करते समय हमें किस बात का ध्यान रखना है। जैसे लास्ट टाइम जब नीट 24 हुआ था, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हुई थी, खूब ड्रामा हुआ, अल्टीमेटली रिजल्ट ये रहा कि 630 640 वाले भी जो है वापस रिपीट करने को मजबूर हुए, क्योंकि उनको भी कॉलेज नहीं मिला।
और उस समय सबका माइंडसेट ये था कि 650, इवन द 650 मार्क्स इज नॉट सेफ, कि 650 नंबर के बाद भी शायद पता नहीं कौन सा कॉलेज मिलेगा। आप में से अगर कुछ लोगों ने तैयारी की होगी तो आपको पता होगा। और जब हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और हमारे सामने ये है कि 650 का स्कोर तो कम से कम लाना पड़ेगा आउट ऑफ 720, तो ये इतना इजी गोइंग काम नहीं है। ठीक है, जब स्कोर बड़ा होता है तो चाहे कितना ही एक्सपर्ट क्यों ना हो, थोड़ी बहुत गलतियां तो सबसे होती, और वहां पर मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम हो गया। और इस वजह से पूरे साल जब तैयारी की गई तो हमारा माइंडसेट यही रहा कि अब पे अगर हमारे 600 नंबर भी आ रहे हैं तो वी आर नॉट सेटिस्फाइड कि इससे क्या हो जाने वाला है, ऐसी बात ठीक नहीं थी। बट नाउ दिस ईयर व्हेन यू आर स्टार्टिंग अगेन, अब आपको इस समय पता है कि a person having a score of 530 or sometime 520 may also get a government medical college, लग रहा है ऐसा? तो इस बार हमें ये नहीं लग रहा कि हमें को बहुत बड़ा स्कोर बनाना है। इस बार हमें स्कोर हमें दिख रहा है कि अगर हम 550 प्लस हैं तो वी आर क्वाइट सेफ। हो सकता है इस समय आपके नीट में किसी के 300 नंबर होंगे, किसी के 350, किसी के 400 भी होंगे, तो आप ये देखिएगा आप 550 से कितने दूर हैं, आपको 650 का नहीं सोचना है। और ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, इसलिए इस बार तैयारी करते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि नाउ क्वांटिटी ऑफ नंबर्स मैटर नहीं कर रहे हैं, नाउ मैटर करता है वो है क्वालिटी, उसी से आपकी तैयारी बनेगी। जैसे क्रिकेट मैच तो सब लोग देखते होंगे ना, एक बड़े स्कोर को चेज करना ज़्यादा इजी होता है एक छोटे स्कोर को चेज करना। बताओ, ठीक है। अब हो सकता है कुछ कहेंगे सर इट डिपेंड्स ऑन पिच ऑल्सो, और पिच चाहे कितनी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन अगर पहले खेलते हुए किसी ने मान लीजिए 2020 का एग्जाम्पल ले लें कि 250 रन बना दिए, तो बाद वाला जो चेज कर रहा है ना उसका माइंडसेट क्लियर है कि उसको 250 रन बनाने, चाहे पेपर कितना ही आसान है, पिच कितनी इजी है, बट बनाने तो है ना। वहाँ मार्जिन ऑफ एरर कम हो गया, और उसके पास चाहे कितने बढ़िया प्लेयर क्यों ना हो और आपकी कितनी अच्छी तैयारी क्यों ना हो, एक जरा सी गलती, किसी एक बैट्समैन से एक जरा सी गलती से उसका विकेट खत्म, और ऐसे एक दो लोग अगर आउट हुए तो चाहे कितने बढ़िया बैट्समैन क्यों ना हो वो स्कोर चेज नहीं कर पाते, क्योंकि स्कोर बहुत बड़ा है। तो जब स्कोर बड़ा होता है तो हमारे पास गलतियां करने का चांस कम होता है। बट ऑन द अदर हैंड मान लीजिए एक छोटा स्कोर है, माना कि पिच डिफिकल्ट हो सकती है, जैसे कि हमारा पेपर डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर कोई ध्यान से खेले तो वो स्कोर चेज किया जा सकता है। और अगर मान लो किसी से कुछ गलती हो भी जाए और एक दो बैट्समैन आउट भी हो जाए तो भी वो स्कोर चेजेबल होता है, अचीव किया जा सकता है। एम आई राइट? सही बात है। तो शायद हम इस बार जब हम वापस तैयारी कर रहे हैं तो कुछ ऐसा ही माजरा है कि हम एक छोटा स्कोर चेज कर रहे हैं, बट ये ध्यान रखिएगा कि छोटा स्कोर आसान नहीं है, पिच डिफिकल्ट है। कुछ समझ में आ रही है बात? ठीक है, लेकिन एक डिफिकल्ट पिच पर समझदारी से खेलना पड़ता है। ठीक है, हम अपना विकेट थ्रो नहीं कर सकते या हम अननेसेसरी की गलतियां अफोर्ड नहीं कर सकते। आप सेंसिबल रहें, प्रॉपर खेलें, पूरा सिंसियरिटी मेंटेन करें, और इस बात की घबराने की जरूरत नहीं कि ऐसे डिफिकल्ट पेपर आएंगे तो क्या होगा, बल्कि यूँ समझिए कि जो तैयारी कर रहे हैं और जो सिंसियर स्टूडेंट हैं उन्हीं का ही भला होगा। मतलब पेपर के लेवल अच्छे होने पर लक फैक्टर उसी रेशो में कम हो जाता है। नहीं तो पहले जब पेपर इजी था तो बहुत सारा किस्मत का गेम भी चलता था। ठीक है, हमें देखा है बहुत सारों का किस्मत चला और लोग चले गए, निकल गए, मार्क्स अच्छे आ गए। बट इस बार अब आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। नाउ इन दिस पेपर स्टार्ट करने से पहले आप लोग अपना अपना पर्सनली एक एनालिसिस जरूर करिएगा, क्योंकि सबके साथ एक जैसा मामला नहीं हुआ है पेपर में, सबकी कहानी अलग है, बैठ के सुनो तो। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखिए कि हमें दिक्कत कहाँ आई थी। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट से मिलने का मौका मिला तो बहुत सारे का सर फिजिक्स नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। मैं मानता हूँ फिजिक्स चलो थोड़े क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, बट उसमें एक बहुत बड़ा रोल था कि आपने उसको सबसे लास्ट में किया, आई थिंक 3rd नंबर पे किया होगा। तो अगर आपने 3rd नंबर पे किया था तो पहले 2 घंटे में क्या दिक्कत थी?
हो सकता है किसी स्टूडेंट ने पहले 2 घंटे तक फिजिक्स देखी ही ना हो, ऐसे हैं बहुत सारे, उन्होंने बायो से स्टार्ट किया एंड देन केमिस्ट्री, तो उस समय तक तो उनको पता नहीं था ना कि फिजिक्स में इतनी मुश्किल आने वाली पीछे। तो आपको पहले 2 घंटे तो अच्छे करने चाहिए थे। अब आप कह सकते हैं सब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कौन सा ठीक थी, वो भी बहुत लेंदी थी। 2 वर्ड, एक तो डिफिकल्ट होना, हार्ड होना, या फिर लेंदी होना। मैं अगर बायो की बात करूं तो बायो वाज नॉट डिफिकल्ट। क्या मेरी बात से एग्री? आपको डिफिकल्ट लगी क्या? नीट का पेपर की बायो नहीं थी डिफिकल्ट। अच्छा, 90 क्वेश्चन में 2-4 क्वेश्चन अगर कंफ्यूजिंग हैं तो उसको उस पूरे पेपर को डिफिकल्ट कर थोड़ के देते हैं, इतना तो आना चाहिए ना। 2-5 क्वेश्चन तो होंगे जिसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा कंफ्यूजन भी रहेगा, बट ओवरऑल इट वाज नॉट डिफिकल्ट पेपर, इट वाज ऑफ कोर्स लेंदी पेपर। तो लेंदी और डिफिकल्ट में हम डिफरेंशिएट करना सीखें। मतलब अगर आप ने, कई लोगों ने बायो में टाइम ज़्यादा भी लगाया, 1 घंटे से भी ऊपर लगा कईयों को टाइम, तो सोचने वाली बात है कि हमें वो टाइम अगर कम लगता तो आपको शायद पीछे सेकेंड और थर्ड सब्जेक्ट के लिए टाइम मिलता, थोड़ा टाइम मिलता तो कुछ क्वेश्चन शायद और ढंग से करते तो सही भी होते। बायो में अगर आपने टाइम ज़्यादा लगा दिया तो उसका नुकसान यही होता है कि आने वाले फिजिक्स केमिस्ट्री के सब्जेक्ट जो हैं उनमें टाइम की कमी हो जाती है, और यहाँ हम बायो के लिए चाहे किसी भी तरह का पेपर क्यों ना हो, हम 1 आवर से ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको 1 आवर में बायो करनी है विद OMR फिलिंग, समझ गए? ये हमेशा रखिए, कल को कभी पेपर इजी हो तब भी इतना ही टाइम लगाना, क्योंकि अगर इजी पेपर में जल्दबाजी करी तो बहुत गलतियां होती, और अगर पेपर अच्छे लेवल का है तो भी इतना ही टाइम लगाना। और हम सिर्फ अगर बायो की बात करें तो बायो में लोगों को टाइम क्यों लगा, हमने बहुत सारे बच्चों से बात करी, खुद हमने पेपर देखा तो हमें लगा कि टाइम कहाँ लगा। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि नॉट फ्रॉम दिस ईयर, पिछले 2-3 सालों से आप देखिए पेपर उठा के और काउंट करना जाके घर पे, आपका 50% पेपर में क्वेश्चन बायो के ऐसे आते हैं जो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव 50% ही होते हैं, नहीं 25 में 100 में से 51 क्वेश्चन और 49 क्वेश्चन का रेशियो था, और इस बार भी करीब करीब वही है, 45 क्वेश्चन। मतलब सीधे सीधे 1 लाइनर ऑब्जेक्टिव जिसको हम कहते हैं वो कितने थे? आधे। बाकी आधों में क्या था? थोड़े बड़े क्वेश्चन थे। आपने देखा होगा 3-4 पैटर्न आते हैं, 2 स्टेटमेंट वाले, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले, एसर्शन रीजन एंड मैच द कॉलम, ये 4 पैटर्न होते हैं। ये चारों पैटर्न के क्वेश्चन थे 50%। नहीं तो आप भी जाके काउंट कर लेना वापस से, पिछले 3 सालों में लगातार देखते रहो। और जो पढ़ा और सीधा ऑब्जेक्टिव है वो थे आधे। अब वो जो रिमेनिंग 50 वाले क्वेश्चन है जिसमें आपके पास 4-5 स्टेटमेंट हैं या 2 स्टेटमेंट हैं, आपको असर्शन रीजन में डिसाइड करना है, ये है टाइम कंज्यूमिंग। ये डिफिकल्ट नहीं होते, टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा सोचना पड़ता है। आपको 4 स्टेटमेंट दे दिया है, पूछ रहा है इसमें से कितना सही है कितना गलत है, तो आपको एक एक स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा, जज करना पड़ेगा वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, एंड दिस विल कंज्यूम योर टाइम। ठीक है, तो आपको कुल मिलाकर के अगर बायो का टाइम 1 आवर के अंदर लाना है तो सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा कि जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं और जो AR होते हैं इनको करने की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, अदरवाइज टाइम तो लगेगा। और ये ध्यान रखना, जितना थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है लाइक बायोलॉजी, उसमें पूरे सब्जेक्ट में से कहीं से भी उठा के कोई भी लाइन निकाल के रख देगा आपके सामने, आप क्या सारी लाइनें याद करके जा सकते हो? इज नेवर पॉसिबल। जो गलती कई बार स्टूडेंट करते हैं NCERT रट ले, अरे NCERT कैसे रटोगे भाई, मतलब बेतुकी बातें, पढ़ते रहिए NCERT, बट आप ये मत सोचिए कभी कि NCERT की लाइन उठ के आ जाएगी, आती तो ही, और मुझे उसी टाइम पता चल जाएगा ये सही है गलत है। आप NCERT याद करके उसको सही गलत नहीं कर सकते। मान लो वो फोटोसिंथेसिस से आया है, लाइट रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन के कुछ स्टेटमेंट हैं, तो आपका अगर फोटोसिंथेसिस का कंसेप्ट सही है, फिर भले आपने NCERT को 1-2 बार ही रीड किया है, कोई बात नहीं, इंग्लिश तो आती है अपने को, इंग्लिश में लिखा होगा, और लिखा किसका है? एक लाइट रिएक्शन के बारे में लिखा है या डार्क रिएक्शन। इफ यू नो द एंटायर कंसेप्ट ऑफ लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, अब वो लाइन चाहे किसी भी बुक से उठा के दे दे, आपको तो फोटोसिंथेसिस आता है ना, तो आपका सही होना चाहिए।
इस भरोसे नहीं रहे कि एनसीईआरटी की लाइन आएगी और मेरी पढ़ी हुई होगी तो मैं उसको देखते सही कर दूंगा, ये गलत अप्रोच है। आप कितनी लाइनें ध्यान रखोगे? किताबें ऐसे रटी जाती है क्या? नॉट पॉसिबल। ट्राई टू अंडरस्टैंड एनसीईआरटी एंड ट्राई टू इलैबोरेट एनसीईआरटी. एनसीईआरटी इज द समरी ऑफ द चैप्टर, इज नॉट द एंटायर चैप्टर. आप फोटोसिंथेसिस का कोई भी चैप्टर बायो का एनसीईआरटी से पूरा तैयार नहीं कर सकते. उन्होंने खुद कहा है कि ये टेक्स्ट बुक है, गाइड नहीं है. हम इसमें सारी बातें नहीं लिख सकते. ये किताब बनाई गई है क्लास में पढ़ाने के हिसाब से. द टीचर विल इलैबोरेट. और इसीलिए कई सालों से जब ये बात चली है कि पूरा पेपर एनसीईआरटी से, मैं हमेशा कहता था भैया एनसीईआरटी सारा, इसका मतलब क्लास की वैल्यू बढ़ गई. अब तो क्लास में ढंग से उसको पूरा खोल के समझाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों के बस का नहीं है कि एनसीईआरटी के एक एक पैराग्राफ को वो ढंग से डिकोड कर ले. हम अपनी क्लास में इस चीज को प्रूव करेंगे कई बार कि आप एनसीईआरटी की लाइन को क्या समझते थे और रियल मीनिंग क्या होता है. तो इसलिए बिल्कुल बेशक रोज एनसीईआरटी पढ़नी है, बट उसको डिकोड करना है, उसको मगअप नहीं करना, उसको रटना नहीं. समझ में आ रही बात? अगर आपका सब्जेक्ट का कंसेप्ट, जिसको कहते हैं रीजनिंग ऑफ द सब्जेक्ट, उस रीजनिंग पे आइए. ये क्यों और ये कैसे, दिस इज ऑफ कोर्स साइंस. तो अगर आप क्यों और कैसे पे ध्यान रखो तो आपका कौन सा असर्शन रीजन गलत होगा बताओ? कौन से स्टेटमेंट में आप ये तय नहीं कर पाएंगे कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? सब कुछ हो सकता है, बट आप कम से कम कंसेप्ट पूरा पढ़ें, टॉपिक को पूरा पढ़ें. ये नहीं कि कोई चीज आपको पढ़ाई जा रही है और उसमें मान लीजिए 2-5 बातें ऐसी आई जो आपको कहीं एनसीईआरटी में दिखी नहीं, अरे ये तो एनसीईआरटी में ही नहीं, इसको छोड़ो. आप अधूरा काम करते हो. ठीक है, किसी चीज को पूरा समझाने के लिए दाएं बाएं जाना पड़ता है. तो इसका ये मतलब नहीं होता कि कोई एनसीईआरटी से बाहर जा रहा है या अंदर आ रहा है. बाहर अंदर कुछ नहीं होता है, उसको पूरा सब्जेक्ट समझाएगा तब तो आपकी सारी बातें बनेंगी. इस बार आपने बायोटेक के क्वेश्चन देखे होंगे, देखे ना बायोटेक के क्वेश्चन. अब उन्होंने क्या किया है, एक अपनी मर्जी से एक वेक्टर बना दिया. दैट वाज नॉट BBR322. देखा था ना, एक डायग्राम वाला क्वेश्चन आया था, और कहीं भी एक जीन लगा दिया और बोला कि अब बताओ ये क्या होगा वो क्या होगा. दिस इज कॉल्ड द रीजनिंग. अब उसमें अगर आपको रिकॉम्बिनेंट के सिलेक्शन का अगर कंसेप्ट आता है कि कोई जीन कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा, मार्कर का क्या रोल है, तब आप कर पाओगे. आप खाली एनसीईआरटी का एक पैराग्राफ पढ़ के उसको कभी नहीं कर सकते. यही प्रॉब्लम रही है कई लोगों की, और ये आपको समझनी पड़ेगी. आपको बायोलॉजी को एज ए सब्जेक्ट पूरा तैयार करना पड़ेगा. एंड बायोलॉजी इज नॉट ऑल द थिंग विच इज रिटन ओनली इन एनसीईआरटी. ठीक है, एनसीईआरटी हमारे लिए एक मार्गदर्शक है. वो हमें एक रूट बताती है कि ये चीजें पढ़नी है. इट्स द सिलेबस आउटलाइन ओनली, बट उसको ढंग से इलेबोरेट करके समझना तो पड़ेगा. ठीक है, अगर वो पेडिग्री वाला क्वेश्चन जो बड़ा कंफ्यूजिंग, जिसकी हम बात अभी कर रहे थे, बताओ मुझे कि एनसीईआरटी पढ़ के क्या उसको सोल्व कर सकते हैं? ना तो कहीं ऐसी पेडिग्री दे रखी है. एनसीईआरटी ने पेडिग्री सोल्व करना भी नहीं बताया. उन्होंने 2 पेडिग्री का फोटो जरूर दिया है, बट सोल्व करना थोड़ी बताया उन्होंने. अब उस पेडिग्री में उन्होंने क्या एक्स-लिंक्ड रिसेसिव डिजीज को लगाया और उसके बाद प्रोबेबिलिटी पूछी है. उसमें 3 चीजें मिक्स करी है उसमें. तो जब तक हम चीजों को ढंग से कोरिलेट नहीं करेंगे हम नहीं कर पाएंगे. और ऐसे ही चंद सवाल, उतना ही डिफरेंस रह जाता है हमारे और सिलेक्शन के बीच में. सो पूरी तैयारी कीजिए ढंग से. और उसका तरीका यही है कि जब भी कोई चैप्टर शुरू हुआ है, एक एक चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी हो, उसमें आधा अधूरा तैयारी नहीं चलेगा. प्रॉपरली क्लास में बैठिए, डेली क्लास, क्योंकि जो आप क्लास में सुन के समझते हैं वो आप बाद में नहीं पढ़ के समझ सकते. ठीक है, और इनफैक्ट आपका कंसंट्रेशन तभी अच्छा है जब मैं आपके सामने खड़ा हूं और आप मुझे सुन रहे हैं. अगर यही चीज मेरी एक रिकॉर्डेड फॉर्म में मैं आपको दे दूं एज ए वीडियो, तो शायद आप उतनी गंभीरता से नहीं सुनेंगे जितने अभी सुन रहे हैं. यही फर्क होता है कि एक टीचर खुद का पढ़ाया हुआ और उसी का रिकॉर्डेड वीडियो, इम्पैक्ट बहुत अलग अलग होता है. यही क्लास जब आप बाद में रिकॉर्डेड देखेंगे कि यार अब सुबह 7 बजे तो उठे नहीं, चलो बाद में ले लेंगे. मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि मैं इतनी देर से जो बोला हूं, अब कोई मेरा रिकॉर्डेड वीडियो सुनेगा उसको लगेगा यार क्या कह रहे हैं, अभी तक तो चैप्टर ही शुरू नहीं किया इन्होंने. हो सकता है वो ध्यान से सुने ही नहीं और वो स्किप कर दें. ये फर्क पड़ता है. बी फिजिकल और सामने रहिए. रिकॉर्डेड इज सेकेंड हैंड. मैं साफ कहता हूं, रिकॉर्डेड इज ए हेल्पिंग टूल, इट इज नॉट द मेन लाइन
प्रिपरेशन। ठीक है, इसलिए आपको रिकॉर्डिंग हर एक की मिलेगी एज ए हेल्पिंग टूल कि कभी कोई चीज मिस हो गई या किसी वजह से बीमार हो गए, कुछ दिक्कत हो गई, उसके लिए है। रेगुलर बेस पर उससे पढ़ने के लिए नहीं है। जो ऑफलाइन में मेरे सामने बैठे हैं और जो ऑनलाइन में मुझे सुन रहे हैं, और ये ऑनलाइन वालों के लिए ज़्यादा है कि सुबह 7 बजे हमने क्लास रखी। हम भी इस बात को बहुत सोच रहे थे कि हमने लाइव भी सुबह 7 बजे रखा है, कौन आएगा? कोई बात नहीं, हमें भी पता है कि आप में से आधे आएंगे और आधे शाम को सुनेंगे उसको। ठीक है, लेकिन ये फर्क हमेशा रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। और सिर्फ मोड ऑफ प्रिपरेशन ही आप लोगों के मार्क्स में फर्क ला देती है। हम कंटेंट तो सबको सेम ही दे रहे हैं भाई, आपका पढ़ाई का तरीका, आपका मोड जो है वो ही मैटर करेगा, डिफरेंस आएगा मार्क्स में। और आपकी इसके लिए जो सबसे नंबर 1 चीज है वो है आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी रेगुलरिटी, आपका डिसिप्लिन। कोई नहीं कहेगा आपको कि क्यों नहीं आ रहा है, रोज आए, पकड़ के जबरदस्ती थोड़ी बिठाएंगे। नाउ इट्स अप टू यू। बट एक चीज ध्यान रखना कि जिस दिन आप क्लास मिस कर रहे हैं या बाद में पढ़ लूंगा ये सोच रहे हैं, मतलब उस दिन क्रॉस लगा लीजिए, वो खाया आपका कंसेप्ट। मैक्सिमम टाइम तो वो हम कवर ही नहीं कर पाते। बहुत हिम्मत करके रिकॉर्डेड वीडियो देखते भी हैं तो उस एफिशिएंसी से नहीं होता जैसा कि क्लास में होता। आप मानो मत मानो आप, लेकिन मेरी इस बात से एग्री करना पड़ेगा आपको। क्या मैं सही कह रहा हूं? आप लोगों ने पहले भी कहीं तैयारी की होगी तो ये गलतियां आपसे हुई होगी, कभी क्लास में गए, कभी नहीं गए। और देखिए, नीट इतना छोटा एग्जाम भी नहीं है कि हम इतना हल्के में ले लें इसे। हल्के में मत लीजिए, मैं पहले दिन आपको समझा रहा हूं, बी रेगुलर। रेगुलरिटी ही आपका आधा काम कर देगी। ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते कब कौन सी चीज हम किस तरह से बता देते हैं, हम खुद थोड़ी प्रिपेयर करके आते हैं, लेकिन आपके द्वारा वो सुने हुए शब्द आपको एग्जाम तक याद आते हो, यार ये बताते समय सर ने ये बोला था क्लास। बट ये चीजें तभी होती जब हम आमने सामने ढंग से बैठ करके और पूरे कंसंट्रेशन के साथ सुन रहे होते हैं। तो मेरी गुजारिश यही है, क्योंकि जो पार्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अभी शुरू कर रहे हैं हम, जेनेटिक्स एंड बायोटेक, ये बहुत बड़ा स्कोर, बहुत बड़ा पार्ट कवर करता है। और इस वजह से अगर मैं ढीला रहूंगा तो भी आपका बहुत नुकसान हो जाएगा, और अगर आप ढीले रहेंगे तो आपका होना ही है नुकसान। तो ये मेरी अपनी जिम्मेदारी बनती है, और मैं इसीलिए इस चीज़ को बहुत संजीदगी से लेता हूँ और पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाता हूँ कि भाई इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पेपर चाहे किसी भी लेवल का है, अब तक का रिकॉर्ड कॉपी के बाहर नहीं गया अगर किसी ने क्लास में ढंग से सब कुछ लिखा है तो। दावा है, कुछ नहीं आएगा बाहर से, नथिंग, बशर्ते कि आप पूरी चीज़ ढंग से नोट करें और उसको साल में कई बार रिवाइज करें। ये मत सोच ले बस मुझे आ गया। बायोलॉजी आपको पहली बार में समझ में आ जाएगी, लेकिन 5वीं बार में जाके याद होती है। यू नीड एटलीस्ट 5 प्रॉपर रिवीजन फॉर ए सब्जेक्ट, फॉर ए चैप्टर इन बायोलॉजी। 5-6 बार रिवाइज करना पड़ता है ढंग से, समझ में पहली बार में आ जाता है। समझ में आने में हमें गलतफहमी होती है, कब मुझे तो आता है, मैं कर लूंगा क्वेश्चन। आप क्वेश्चन शायद कर भी लें, बहुत सोच सोच के करना पड़ेगा, क्योंकि आपको समझ में आया लेकिन आपको मेमोराइज नहीं है चीजें, तो आप फिर रिकॉल करते हो क्लास में क्या बताया था, क्या है, और टाइम लगता है। जिसको चीजें समझ में आई होती है लेकिन याद नहीं होती, उसको क्वेश्चन करने में बहुत टाइम लगता है, और वो टाइम का ही तो दिक्कत है। अगर आप चाहते हो कि पढ़ते इंस्टेंट यस नो, तो उसके लिए प्रॉपर रिवीजन चाहिए। तो इसलिए रिवीजन में कमी मत रखिएगा। और यहां पलड़ा बराबर है रिवीजन, थ्योरी और क्वेश्चन प्रैक्टिस का। क्वेश्चन तो आपको खूब मिलेंगे और अच्छे लेवल के भी मिलेंगे। और इस बार ये मत सोचना कोई भी क्वेश्चन करते समय किसी भी सब्जेक्ट में कि ऐसा तो आता ही नहीं है। बहुत से लोगों से सुना हमने पिछले 5 सालों में, सर आप ऐसे क्वेश्चन करा रहे हो, ऐसे तो आते ही नहीं। मतलब पेडिग्री में प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन मैंने पिछले 3 साल से कराना बंद किया है। 3 साल हुए, आप 3 साल पुराने मेरे नोट्स देखोगे आपको क्वेश्चन मिलेगा। बट पिछले 3-4 सालों से बच्चे, अरे सर आप क्या है पढ़ा रहे हो, ये तो होता था, ऐसे तो आता ही नहीं, छोड़ देते। फिर हमने भी सोचा कि ठीक है भैया नहीं आता तो मत कराओ भाई, क्वेश्चन ही हटा दिया हमने। अब आ गया इस बार। इसीलिए कोई ऐसा नहीं है कि ऐसा आता नहीं है, कोई संविधान थोड़ी लिखा हुआ है कि बस ऐसे ही पेपर आएगा। एक झटके में बदल दिया ना, एनटीए को क्या देर लगी। तो इसलिए हमें हर प्रकार की परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। नेक्स्ट ईयर का पेपर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल नीट 25 जैसा ही आएगा, कुछ भी हो सकता है, और नीट 24 जैसा आए वो भी, लेकिन आपने कम से कम 2 फेज अच्छे से देख लिए। एक बहुत आसान पेपर भी देख लिया नीट 24 का, और एक
25 का अच्छे लेवल का पेपर भी देख लिया। तो हमें इन्हीं के बीच में रहना है, ये हमारी दो एक्सट्रीम्स हैं। ठीक है, जब लगे कि क्वेश्चन अच्छे बन रहे हैं, चाहे वो माइनर टेस्ट हो चाहे नीट का एग्जाम हो, तो सावधान हो जाइए कि समझ में आ जाना चाहिए कि मेरे से क्वेश्चन बन रहे हैं मतलब पेपर आसान है। अब मेरी जरा सी भी गलती मुझे पीछे धकेल देगी, तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से करना पड़ेगा, बी अटेंशन। और अगर आपको लगे कि यार मेरे से तो क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है यार, बहुत लेंदी लग रहा है, तो समझ जाइए सबके साथ यही हाल है, तो घबराना नहीं है। अब जितना बन जाए उतना करना है, क्योंकि सबके साथ यही स्थिति है। ऐसे में जो पेशेंस रख करके जितने कर लेगा वो आगे निकल जाए। बस ये दो अलग अलग मोड हमें उसी टाइम चेंज करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू द पेपर। और इसी की प्रैक्टिस आपको साल भर होने वाले माइनर टेस्ट में दिखेगी। कोई बहुत आसान भी मिलेगा और कोई बहुत मुश्किल भी मिलेगा। इसलिए रेगुलर टेस्ट दीजिए, प्रॉपर क्लास में आइए और पूरे डिसिप्लिन से पढ़ाई कीजिए। आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। मेरी बात को समझ में आई? बायोलॉजी के साथ क्या करना है, बस एक ही चीज कहूंगा अंत में कि हल्के में मत लेना। मेरे पास तो मैथ्स और बायो दोनों था 12th में, मैंने मैथ्स भी बहुत अच्छे से पढ़ी, और मुझे आज भी लगता है कि मैथमेटिक्स इज मोर इजियर देन बायोलॉजी। ठीक है, जिसका IQ बढ़िया उसके लिए मैथ्स बहुत आसान है, लेकिन बायोलॉजी में प्रॉब्लम क्या है कि आपको थ्योरी है, IQ अच्छा हो चाहे ना हो आपको रिवीजन करने ही पड़ेंगे। हम थ्योरी भूलते ही हैं, इसीलिए छोड़ना नहीं है किसी भी चैप्टर को, बहुत लंबा गैप देना ही नहीं है, फ्रीक्वेंटली बार बार रिवाइज कीजिए। ओके, तो चलिए प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस